गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको हिस्ट्री के लेसन 5 के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्या नाम है लेसन का? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो क्या है देखिए, पहले के ज़माने में कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले के लोग शासक वैसे ही बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विवरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इन घोड़ों को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दे दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। क्या किया जाता था? आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के लिए विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसरों पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। उसको दूर बैठ के प्रक्रिया को खाली देखते ही थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उनके कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे लोगों को। तो इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे, इसको मुझे कमेंट में ज़रा बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट में हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये क्या है? घूसर पात्र है। क्या है ये? घूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखिए कितना सुंदर है ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद क्या है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 यानी 45 पृष्ठ में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास से हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा इनमें प्रमुख है।
खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या करते थे? ये सारी फसलें उगाते थे ये लोग। क्या इन सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? इसको आपने पहले पढ़ा है लेसन 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चिन्हित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर एक सरल रेखाएं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद क्या है? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनवाई गई थीं। ठीक, ये सारे जनपद थे। ठीक, महत्वपूर्ण जनपद और उनके नाम हैं और उनका नगर है मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप इसको पिक्चर में देखिएगा। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, मतलब कई परिश्रम किया, बहुत सारे। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, मतलब संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक, ये देखिए बना रहे हैं दीवार। देखिए कैसे बना रहे हैं दीवार। ठीक, कितने साल पुराना था? 2500 साल पहले। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के जानते हैं ना, मैंने बताया था पहले, से मोहर लगती थी। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। वैसे इन सिक्कों के बारे में हम लेसन 8 में पढ़ाएंगे आपको। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताइए मुझे कमेंट्स में। 2 अंतर बताइएगा आप देखकर। क्या होता है? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहला पॉइंट क्या? फसलों पर कर लगाए गए कर, कारीगरों पर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक,
आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? बताइए, क्या देते थे राजाओं को? कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका पोषण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ठीक है, क्या तुम जान सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? बताइए, आप हमको कमेंट्स में बताइएगा इसको। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण क्या होता है? मगध। पहला का है मगध। मानचित्र पृष्ठ संख्या 45 में मगध ढूंढो। लगभग 2 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर फैला दिया था। बिहार में राजगृह मतलब आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना जो होता है उसको पाटलिपुत्र पहले बोलते थे, राजधानी बनाया गया। वो क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। 23 साल पहले की बात है मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? ये भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अब क्या है? वज्जी क्या होता है? जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक की वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसके गढ़ या संघ कहते थे। जिसे क्या कहते थे? गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है
और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया। ठीक है, अब मैं इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। नहीं, अभी थोड़ा बचा है क्या। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उनके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ठीक है, ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, सही गलत है। अश्वमेध के घोड़े को राज्य ने गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया था। चलिए देखिए इसका आंसर। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़काव करता था। चलिए देखिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए आज हम प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। सही गलत के निशान है। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया था कि नहीं? सही है ना, तो सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, ये भी बात सही है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले, ये तो गलत है ना। पुरातत्व को महल नहीं बल्कि मिट्टी के घर और बर्तन मिले थे। ठीक है, अगला क्या है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, सही है कि नहीं? सही है ना। जनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, सही है ना। इसको भी टिक कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए खाने में निम्नलिखित शब्द भरो। कैसे भरेंगे? शब्द क्या है? आर्किटेक्ट, संशोधन, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो आंसर क्या है? जनपद का राजा कौन है? राजा है कृषक, व्यापारी, शिल्पकार। ठीक, ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन है। समाज में वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? कौन नहीं ले सकते थे? दास, जो गुलाम होते हैं, महिलाएं, शूद्र वर्ग के लोग, ये सभी गणों की सभाओं में हिस्सा क्या नहीं ले सकते थे? नहीं ले सकते थे हिस्सा। ठीक, चौथा क्वेश्चन है। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए किले? महाजनपद के राजाओं ने किले इसलिए बनवाए ताकि वे अपने राज्य की रक्षा कर सकें। किले शत्रुओं के आक्रमण से बचने में सहायक होते थे। क्या होते थे? शत्रु से बचने में सहायक होते थे, और साथ ही राजाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी होते थे। ठीक, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है। क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो उनके राज्य के सबसे नज़दीकी पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, हाँ, उत्तर प्रदेश में कई प्राचीन जनपद थे। तो क्या है इसमें आंसर? पहला पॉइंट है कौशल, कुरु, वत्स, पांचाल। ठीक, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बनाया, ये आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक, छात्र अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक, आपके जनपद के हैं, जहाँ के हैं, वो अपने हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला छठे क्वेश्चन है। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को
आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो आंसर क्या है? आज लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, चाहे वे किसी भी जातीय, वर्ग, लिंग या धर्म के हों। इसका मतलब यह है कि महिलाएं, श्रमिक, किसान, व्यापारी, सैनिक सभी को एक समान रूप में वोट देने का अधिकार है। इसको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके, तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको लेसन 6 के बारे में बताऊंगी, ठीक, हिस्ट्री के। उसके लिए आप तैयार रहिएगा, पहले से प्रिपेयर रहिएगा। ओके, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा प्लीज़।